रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक वृद्ध व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी गौरी के साथ रहता था। उनकी हालत बहुत खराब थी और वे बेहद गरीबी में गुजर बसर कर रहे थे। एक सुबह गांव का रसूखदार साहूकार ठाकुर मिलानी पर आए थे। विक्रम सिंह उनके आंगन में आ धमका। ठाकुर ने कड़क आवाज में कहा, अरे ओ माधव, साल बीत गए तुझे कर्ज दिए हुए, लेकिन आज तक तूने ब्याज तो छोड़ मूलधन का एक हिस्सा भी नहीं चुकाया। आज मुझे मेरा पूरा हिसाब चाहिए, वरना मैं तुझे और तेरी बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। माधव गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, बस 2 दिन का समय और दे दीजिए। मेरा बेटा सूरज शहर से लौटने वाला है। उसकी चिट्ठी आई थी, वो पैसे लेकर आ रहा है। जैसे ही वो आएगा मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। आपने इतने साल दया दिखाई है, बस 2 दिन की बात है, मेरी लाचारी को समझिए। ठाकुर ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, सिर्फ 2 दिन। अगर 2 दिन बाद मेरे पैसे मेरी हथेली पर नहीं हुए तो अपना ये टूटा फूटा मकान खाली कर देना। मैं इसे बेचकर अपना कर्ज वसूल लूंगा। ये चेतावनी देकर ठाकुर वहां से चला गया। गौरी ने डरते हुए पूछा, पिताजी, भैया सच में 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर वो नहीं आए तो ठाकुर हमें बेघर कर देगा। उसका गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। माधव ने बेटी को ढांढस बंधाया। चिंता मत कर बेटी, सूरज ने वादा किया है, वो जरूर आएगा और उसने पैसों का बंदोबस्त भी कर लिया होगा। सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बीत गए, लेकिन सूरज नहीं लौटा। दोनों पिता पुत्री दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे थे। तभी गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, माधव काका, अनर्थ हो गया। शहर की जिस मिल में सूरज काम करता था, वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ है। भीषण आग लग गई थी और सुना है कि वहां काम करने वाला कोई भी मजदूर नहीं बचा। सूरज भी उसी मिल में था। ये सुनते ही माधव पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? मेरा बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। अब मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? घर में मातम छा गया। 2 दिन और बीत गए। शोक के माहौल के बीच गांव में शहर से एक अनजान व्यक्ति हाथ में सूटकेस लेकर आया। इत्तेफाक से ठाकुर विक्रम सिंह वहीं से गुजर रहा था। उस आदमी ने ठाकुर को रोका। भाई साहब, जरा सुनिए, क्या आप माधव जी का घर जानते हैं? ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो और माधव से क्या काम है? आदमी ने बताया, मैं शहर से आया हूँ। आपको पता ही होगा कि मिल हादसे में माधव जी के बेटे सूरज की जान चली गई। सूरज ने अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी और मिल मालिक ने भी मुआवजे के तौर पर बड़ी रकम भेजी है। मैं वही पैसे सूरज के पिता माधव जी को देने आया। पैसों की बात सुनते ही ठाकुर की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, माधव तो वैसे भी मेरा कर्जदार है, वह कभी पैसे चुका नहीं पाएगा। क्यों न मैं ही माधव बन जाऊं और ये सारी रकम हड़प लूं। मेरा कर्ज भी वसूल हो जाएगा और मुनाफा भी। ठाकुर ने नाटक करते हुए कहा, अरे भाई, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं ही माधव हूँ और सूरज मेरा ही बेटा था। ठाकुर ने झूठ बोलकर मगरमच्छ के आंसू बहाए। अच्छा हुआ आप मिल गए। ये लीजिए आपके पैसे। मालिक ने कहा था कि ये आप तक सुरक्षित पहुंच जाए। आदमी ने राहत की सांस ली। वो आदमी सूटकेस देकर चला गया। ठाकुर खुशी खुशी सूटकेस लेकर अपने घर गया। नोटों की गड्डियां देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब उस माधव को गांव से खदेड़ने का समय आ गया है। उधर माधव और गौरी का रो रो कर बुरा हाल था। गौरी ने कहा, पिताजी, अब हमारा क्या होगा? भैया ही तो हमारी उम्मीद थे। माधव ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, ईश्वर की मर्जी के आगे हम बेबस हैं। मैं मजदूरी करूंगा, हम जैसे तैसे ठाकुर का कर्ज चुकाएंगे। गौरी भी दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू का काम करने लगी। कुछ दिन गुजरे। एक दिन गौरी ठाकुर के कुएं पर पानी भरने गई। उसी दिन ठाकुर के बचपन के दोस्त का बेटा आर्यन शहर से गांव आया हुआ था। कुएं पर उदास बैठी गौरी के बचपन के काम करने लगी। सम्मोहित हो गया। उसकी सादगी ने आर्यन का दिल जीत लिया। आर्यन घर के अंदर गया और ठाकुर के पैर छुए। नमस्ते चाचा जी, पहचाना मुझे? मैं सेठ किशोरी लाल का बेटा आर्यन हूँ। ठाकुर ने कहा, अरे आर्यन बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो।
बताओ कैसे आना हुआ? आर्यन बोला। पिताजी ने पास के गांव में जमीन देखने भेजा था, सोचा आपसे मिलता चलो। चाचा जी, एक बात पूछनी थी। अभी बाहर कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा, वो कौन है? ठाकुर ने खिड़की से झांका। गौरी जा चुकी थी और वहां ठाकुर की अपनी बेटी चंपा खड़ी थी। ठाकुर ने सोचा आर्यन चंपा के बारे में पूछ रहा है। ठाकुर ने कहा, अरे बेटा, वो तो मेरी बेटी चंपा है। आर्यन मन ही मन खुश हुआ लेकिन कुछ बोला नहीं। ठाकुर ने भांप लिया कि लड़का उसकी बेटी में दिलचस्पी ले रहा है। उसने सोचा इतने बड़े घर में रिश्ता हो जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आर्यन वापस शहर चला गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो आपके दोस्त ठाकुर साहब के घर के पास ही थी। सेठ किशोरीलाल खुश हो गए। यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं कल ही ठाकुर साहब से बात करता हूँ। अगले दिन सेठ जी और आर्यन ठाकुर के घर पहुंचे। ठाकुर ने उनका जोरदार स्वागत किया। सेठ जी ने कहा, दोस्त, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद कर बैठा है। हम रिश्ता लेकर आए हैं। ठाकुर फूला न समाया। उसने तुरंत अपनी बेटी चंपा को आवाज दी। जैसे ही चंपा आई, आर्यन चौंक गया। चाचा जी, ये वो लड़की नहीं है। मैंने जिसे देखा था वो कोई और थी। ठाकुर के होश उड़ गए। वो समझ गया कि आर्यन ने जरूर उस गरीब माधव की बेटी गौरी को देखा होगा। ठाकुर ने बात संभाली। अगर आर्यन को पता चला कि वो लड़की उस भिखारी की बेटी है तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा। बेटा, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। उस दिन कुएं पर सिर्फ चंपा ही थी। आर्यन अड़ गया। नहीं चाचा जी, मुझे वो चेहरा याद है। मैं शादी करूंगा तो उसी से। सेठ किशोरीलाल ने आर्यन को समझाया और ठाकुर से माफी मांगकर चले गए। घर जाकर सेठ जी ने आर्यन को अल्टीमेटम दिया। बेटा, अगर एक हफ्ते में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। इधर ठाकुर ने सोचा कि कहीं आर्यन गांव में आकर गौरी को ढूंढ न ले, इसलिए उसने तुरंत माधव के घर का रुख किया। माधव, बाहर निकल! ठाकुर चिल्लाया। माधव, बाहर निकल! बहुत हो गया तेरा नाटक। अभी के अभी मेरे पैसे दे या घर खाली कर। माधव ने हाथ जोड़े। ठाकुर साहब, अभी पैसे नहीं है। बेटे की मौत के बाद हम टूट गए हैं। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। निकल जा मेरे घर से। ठाकुर ने निर्दयता से माधव और गौरी को घर से निकाल दिया और ताला लगा दिया। बेचारों ने गांव के बाहर जंगल में एक झोपड़ी डाली और रहने लगे। ठंड और भूख से माधव बीमार पड़ गया। गौरी लकड़ियां बीनकर घर चलाने की कोशिश करने लगी। एक शाम गौरी जंगल से लौटी नहीं। बीमार माधव उसे ढूंढने निकला, लेकिन कमजोरी के कारण रास्ते में गिर पड़ा। तभी आर्यन, जो उस लड़की की तलाश में भटक रहा था, वहां से गुजरा। उसने एक बुजुर्ग को गिरा हुआ देखा। आर्यन ने माधव को उठाया। बाबा, आप ठीक हैं? उसने उन्हें पानी पिलाया। माधव ने कहा, बेटा, मेरी बेटी गौरी जंगल गई थी, अभी तक नहीं लौटी। आर्यन ने मदद की पेशकश की और माधव को उनकी झोपड़ी तक ले गया। वहां गौरी पहले ही पहुंच चुकी थी। जैसे ही आर्यन ने गौरी को देखा, वो खुशी से झूम उठा। ये वही लड़की थी। बातचीत के दौरान माधव ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे उनके बेटे सूरज की मिल हादसे में मौत हो गई और उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला। उल्टा ठाकुर ने घर से निकाल दिया। आर्यन हैरान रह गया। बाबा, वह मिल मेरी है। मैंने खुद हर पीड़ित परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए भिजवाए थे। माधव बोला। पर बेटा, हमें तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। आर्यन को दाल में काला नजर आया। उसने कहा, आप चिंता न करें, मैं पता लगाता हूँ। अगले दिन आर्यन उस कर्मचारी को लेकर आया जिसे उसने पैसे देने भेजा था। आर्यन ने पूछा, तुमने पैसे किसे दिए थे? कर्मचारी ने कहा। साहब, मैंने खुद को माधव बताने वाले एक व्यक्ति को पैसे दिए थे। आर्यन ने योजना बनाई। उसने कर्मचारी को ठाकुर के घर के पास भेजा। कर्मचारी ने दूर से ठाकुर को देखकर पहचान लिया। साहब, यही वो आदमी है जिसने झूठ बोलकर पैसे लिए थे। आर्यन गुस्से से लाल हो गया। आर्यन ने कड़क कर कहा, चाचा जी,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। आपने एक मरे हुए बेटे के पिता के पैसे चुराए और उन्हें ही घर से निकाल दिया। कर्मचारी ने सबके सामने गवाही दी। ठाकुर शर्म से पानी पानी हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने आर्यन के पैरों में गिरकर माफी मांगी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था बेटा, मुझे माफ कर दो। सेठ किशोरीलाल ने अपने दोस्त को खूब फटकारा। ठाकुर ने माधव के पैसे लौटाए और उनका घर भी वापस कर दिया। अंत में आर्यन ने सबके सामने गौरी से शादी का प्रस्ताव रखा। माधव ने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ आर्यन के हाथों में सौंप दिया। अच्छाई की जीत हुई और लालची ठाकुर को सबक मिला। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है और सत्य कभी छिपता नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।